नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं एक बार कुमार राज सर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक पॉलिटी की श्रृंखला लेकर के, और उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। कुछ लोग बैठे हैं जिनकी तैयारी नहीं चल रही है, तो वो अभी भी लग जाएं तैयारी में। बेस्ट है कि जितना समय से लग जाओगे उतना ही जल्दी जॉब मिल जाएगी। पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। आज पॉलिटी का एक संवैधानिक इतिहास की एक श्रृंखला लेकर के मैं जो हाजिर हूँ, उसमें से भी कम आपके दो क्वेश्चन ये वन डे एग्जाम जो होते हैं उसमें फंस जाएंगे। ये 24-25 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन एग्जिट फंस ही जाने हैं कम से कम। आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है और उनके जो फैक्ट्स में रिलेटेड फैक्ट्स बताऊंगा उनको अंडरलाइन करते रहना है और साथ के साथ नोट कर लेना है। तो उम्मीद है कि आप सब कर पाएंगे और सुनेंगे अच्छे से। चलिए तो फिर हम चलते हैं पहला क्वेश्चन लेकर के। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस अधिनियम, अरे ये कैसे गया, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन, ये यहां पर आता है द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। थोड़ा इधर कर लो। स्थापित किया, पहला है ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1991, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909, चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1989। यहाँ आपको ऑप्शन देख करके 2 ऑप्शन तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गए होंगे। आपको पता है कि हमारा देश कब आजाद हो गया था, 1947 में, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले से ही नेगलेक्ट हो गए। 1989 के बाद में कोई भारत परिषद अधिनियम नहीं आया। 1991 वाला भी हो गया। अब बचते हैं हमारे सामने 2, एक तो भारत परिषद अधिनियम 1909 और एक 1935। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 2 सुधार किए गए थे। प्रांतों में द्वैध शासन आया था और केंद्र में द्वैध शासन आया था। तो 1919 में मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। तो इसने क्या किया था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को स्टेब्लिश कर दिया था। प्रांतों में यानी 2 विषय बना दिए गए थे, हस्तांतरित विषय और रिजर्व रख दिए थे 2। तो हुआ क्या कि 1919 में ये आए प्रांतों में, इसके अधिनियम के तहत प्रांतों में। अब 1935 में क्या हुआ कि जो प्रांतों में जो आए थे ना द्वैध शासन प्रणाली, उसको खत्म कर दिया गया 1935 में। प्रांतों की को किसमें एस्टेब्लिश कर दिया गया, वो केंद्र में कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आ गई। तो कौन सा आता है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बेहतरीन सा लेकर के चलते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था संघीय प्रणाली? संघ किसके द्वारा बनाया गया था जो पहली बार कोशिश की गई थी? किसके द्वारा की गई थी पहली कोशिश? देखिए 1909 सभी को पता है, मार्लेमेंटो सुधार। मार्लेमेंटो सुधार यानी मार्ले कौन थे? भारत सचिव। जब भी कभी ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम मिले ना आपको संविधान में, मार्लेमेंटो, मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड, तो समझ जाना ये पहले वाले कौन है, भारत सचिव, और ये दूसरे वाले कौन है, भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो 1909 में ये हुआ था। 1919 में क्या आया था, चेम्सफोर्ड, मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड। ठीक है, 1935 में पहली बार क्या किया गया था, संघीय प्रणाली, यानी एक संघ होगा। किसमें? 1935। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1935। और हमारा जो मूल संविधान है ना, उसका भी 70 से 75% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 का ही हिस्सा है। वो एजिट उठा करके रख दिया गया है क्योंकि वो हमारे अनुकूल था। 1935 में जो सुधार किया गया था, उम्मीद है समझ आ गया होगा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? देखिए 1858 प्रांतों की स्वायत्तता थी क्या? 1858 में क्या था कि कंपनी का शासन खत्म हो गया था और कौन
जो ब्रिटिश महारानी थी वो भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी 1858 के एक्ट के द्वारा। अब यहाँ पर कौन, क्राउन का शासन हो गया था 1858 में। 1904 में कोई आया ही नहीं था 1919 में बताया था मैंने, और 1935 में। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता की, बताइए आप। प्रांतों में स्वायत्तता किसके द्वारा दी गई थी, पता है किसी को कुछ? 1919 में क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन। तो प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को आजाद कर दिया गया था किसमें, 1935। अभी एक बार मैंने पहले बताया लास्ट क्वेश्चन वो यही था, घुमा करके पूछ लिया है और ऐसे फंसा देगा। 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, वो फ्री कर दिए गए 1919 में। तो उनको किया गया था, कंपाइल किया गया था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, सचिव का पद अभी अभी बोला मैंने एक बार। देखिए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार मॉन्टेस्क्यू कौन है यहाँ पर, मॉन्टेस्क्यू कौन है, ये मॉन्टेस्क्यू कौन है, ये भारत सचिव है। चेम्सफोर्ड कौन है, चेम्सफोर्ड हैं यहाँ के वायसराय या गवर्नर जनरल भी कह दो। एक्चुअली क्या था, ये पद एक ही व्यक्ति के लिए था। जब कोई ब्रिटिश गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रांतों में जाता था तो उसे तो बोलते थे गवर्नर जनरल, और जब वो देसी रियासतों से मिलने जाता था तब बोलते थे उसे वायसराय। समझ में आई नहीं? जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रदेशों में जाता था, भारत में ब्रिटिशों का शासन था ना, कुछ राज्य जीत रखे थे किसने, ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने। तो वहां पर जहां शासन करते थे, अगर वो उनमें जा रहा है उनके प्रतिनिधियों से मिलने, तो क्या होता था कि उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। और जब वो देसी रियासतों से मिलने जाएगा, लोकल लीडर जो थे, राजा जो थे, उनसे मिलने जाएगा, तब उसको वायसराय बोलते थे। होता एक ही व्यक्ति था, तो ये चेम्सफोर्ड। ठीक है। अब भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, पार्लियामेंट सुधार 1909। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आ जाता है क्या, सचिव का पद। जब साम्राज्ञी बना दी गई, क्राउन को सत्ता हस्तांतरण कर दी गई, तो किसके हाथ में फिर एक पद, नया पद सृजित किया गया, भारत सचिव का। वो किसके द्वारा किया गया, 1858 का। वेरी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा दिल्ली पुलिस का एग्जाम, थोड़ा बहुत टफ बना देगा तो उसमें जरूर पूछेगा ये चीज। ठीक है। अब आता है एक हमारा अगला, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया। उद्गार कहते हैं घोषणा की गई, किसकी अंदर से आत्माओं ने ये बात कही कि हमें ऐसा, कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये वर्ड किसने बोला था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। बताइए। यहां से आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं मैं, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुनना है। देखिए इसका राइट आंसर तो वैसे महात्मा गांधी है, ठीक है, राइट आंसर इसका महात्मा गांधी है, बाकी सब नहीं है। चलिए महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछेगा, घुमा करके जरूर पूछेगा, डायरेक्टली ना पूछे, घुमा के पूछेगा। पहली बात तो ये तो सबको पता ही है, सब बच्चों ने पढ़ी रखा है कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, सभी को पता है। और उनके पिता क्या थे, गुजरात के दीवान थे, ये थे। अच्छा, उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री करने वो कहाँ चले गए थे, लंदन। गांधी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए स्टोरी, ये क्वेश्चंस कई बार यहीं से क्वेश्चन बना देता है। तो कहाँ गए वो, बैरिस्टर की डिग्री लेने लंदन। दिक्कत क्या थी, अब कहोगे बैरिस्टर क्या होता है, जो कोई व्यक्ति अगर लॉ की डिग्री लंदन ब्रिटेन से करेगा तो उसको बोलते हैं बैरिस्टर, इंडिया से करेगा तो उसे एडवोकेट या लॉयर बोल ही देते हैं, ठीक है ना, बाकी होती डिग्री सेम ही। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो फिर एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए अफ्रीका चले गए, प्रैक्टिस करने के लिए अफ्रीका चले गए। तो वहां पर कलर को लेकर के रेसिज्म बहुत ज्यादा था, काले गोरे का भेद ज्यादा था। तो उसमें उन्होंने पहला अपना सत्याग्रह किया वहां पर, और वो सत्याग्रह सक्सेस हुआ अफ्रीका में। तो अगर क्वेश्चन यहां से पूछा जाए कि गांधी का पहला सत्याग्रह कहां था, तो अफ्रीका में था, काले गोरे को लेकर के। और ये पूछे क्वेश्चन में घुमा करके भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो कौन सा चंपारण सत्याग्रह, मैं बताऊंगा उसकी सीक्वेंस आगे, अभी चलते रहेंगे। तो क्या हुआ, गांधी 9 जनवरी को, ये फैक्ट है लिख लेना, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, ठीक है। अब जब 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, तो ये एक स्पेशल डेट बना दी गई, इसको क्या बोलते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। क्योंकि ये लौटे थे वहां से, ठीक है, याद कर लेना। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को। तो ये सबसे पहले किससे मिले, गोपाल कृष्ण गोखले से।
अब क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले अकेले गांधी जी के राजनीतिक गुरु नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना है ना, जिन्होंने पाकिस्तान की नींव रखी थी, उनके भी गुरु थे, पॉलिटिकल मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एडवाइस किया किसको? गांधी को, कि गांधी यहां पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, उसको खिलाफ वो आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि वो उत्साहित थे कि मैंने अफ्रीका में ये खत्म किया है तो मैं यहां पर भी कर सकता हूं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि गांधी सबसे पहले तो भारत को जानो, भारत को जानो, तब इसके बारे में कुछ आना, कि ठीक है अब घूमो भारत को, भारत का भ्रमण करो। गांधी ने लगातार 2 साल तक ऐसे ही 1 साल भ्रमण किया। तो भ्रमण करते करते वो कहां पहुंचे? पूरे भारत में, ब्रिटिश भारत में भी घूमे थे और जो देसी रियासतें थी उनमें भी घूमे, और घूमते घूमते वो पहुंच गए कहां? लखनऊ। 1916 में क्या था? कांग्रेस का लखनऊ सेशन था। लखनऊ सेशन पे तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये सुन लो। बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सुना है ना आपने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने उसकी नींव रखी थी। कहानी की तरह बता रहा हूं, एक एक फैक्ट, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, पक्का पूछ लेगा। तो वहां पर क्या किया इन्होंने? बीएचयू में जाकर के पहला अपना भाषण दिया था, और वहां से इन्हें प्रसिद्धि मिल गई। भाषण क्या था? क्योंकि इन्होंने एलाइट क्लास के पीपल्स जो थे उनके ऊपर चार्ज किया, अपर क्लास वाले लोगों के ऊपर, क्योंकि दलित शोषित वर्गों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनके लिए आवाज उठाई थी, उनके खिलाफ नहीं, उनके लिए आवाज उठाई थी। तो गांधी को प्रसिद्धि कहां से मिल गई थी? इंडिया में, इंडिया में जो प्रसिद्धि मिली वो मिली थी बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अब इन्होंने क्या काम किया कि एक प्रसिद्ध तो हो ही गए थे, तो 1917 में एक पर्सन आता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां से पूछा गया कई बार, ठीक है। एक मैं स्लाइड ले लेता हूं, नहीं, 1917 में एक पर्सन आता है बिहार के चंपारण से, बिहार के चंपारण से एक पर्सन आता है, उस पर्सन का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। तो ये भी क्वेश्चन मैंने तो कितने एग्जामों में सुना है कि गांधी को आमंत्रित किसने किया था, या किसके कहने पर गए थे गांधी चंपारण आंदोलन करने के लिए? एक्चुअली चंपारण बिहार में पड़ता है, और वहां पर क्या था कि किसानों के पर 3 कठिया पद्धति लगा रखी थी। 3 कठिया पद्धति जानते हैं? नहीं, यानी एक जमीन का भूभाग होता है, उस पर 3/8 भाग पर, 3 कठिया मतलब 3/8, 3 हिस्से पर आपको इंडिगो की फार्मिंग करनी ही होगी। इंडिगो कहते हैं नील की खेती। तो चंपारण विद्रोह को हम क्या बोलते हैं? चंपारण आंदोलन को। आंदोलन, यहां से रवि इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। चंपारण आंदोलन, पहला गांधी जी का पहला चंपारण आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। कब हुआ? 1917 में हुआ। किसके कहने पर हुआ? राजकुमार शुक्ल के कहने पर हुआ। क्यों हुआ? कि नील की खेती होती थी। इसको हम नील के लिए आंदोलन भी बोल सकते हैं, नील आंदोलन, आंदोलन, नील आंदोलन, ठीक है। 1917 में किया था, ये सक्सेस हुआ, यानी किसानों को जमीन पर जो जबरदस्ती इंडिगो फार्मिंग करा रहे थे ना, तो वो अब हट गई, ब्रिटिश ने उनकी बात मान ली, हट गई। एक्चुअली होता क्या है कि अगर कहीं नील की खेती 2 से 3 साल लगातार कर दोगे ना किसी जमीन के हिस्से पर, तो वो जमीन किसमें चेंज हो जाती है? बैरन लैंड में, यानी अनुपजाऊ बन जाती है। तो किसान बीमा, अकाल पड़ रहा था, किसानों की जमीन बंजर होती जा रही थी, तो इसी उसमें उन्होंने 1917 में किया। फिर उन्होंने इसके बाद में एक बार सीक्वेंस भी पूछता है, चंपारण, चंपारण के बाद कौन सा? खेड़ा, फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद, सीक्वेंस भी पूछता है। ये भी 1918 में आंदोलन किए थे, शायद इनका सीक्वेंस देख लेना, पहले अहमदाबाद है या खेड़ा, देख लेना, ऊपर खेड़ा है। ये अहमदाबाद में तो मिल मजदूरों के लिए था, मिल वर्कर्स जो थे वो एक्स्ट्रा पे की मांग कर रहे थे, क्योंकि भीषण अकाल पड़ा हुआ था। खेड़ा किसानों पर जो क्या था कि लगान वसूली लगा दी थी, तो वो भी कर रहे थे। तो गांधी के 3 इंपोर्टेंट है पहले, एक तो चंपारण 1917 में, उसके बाद खेड़ा, और उसके बाद अहमदाबाद। ये दोनों गुजरात में हुए थे और ये बिहार में हुआ था। ये फैक्ट आप याद रख लेना, पक्का पूछता है कई बार। उसके बाद में असहयोग तो सभी पढ़ते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बट 1920 में हुआ था, ठीक है, 1922 में बंद हो गया था। जब कभी गांधी को और ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए यहां से इतने क्वेश्चंस आपके लिए आए हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे।
याद रख लेना, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में आगे पढ़ाऊंगा आप देखते रहिएगा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई? अगला क्वेश्चन है हमारा, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले? कौन होंगे? मोतीलाल नेहरू। पक्का? पक्का, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने कहा था 1924 में, ठीक है। मोतीलाल नेहरू लॉक कर दो इसको, ठीक है। बाकी औरों के बारे में मैंने अभी बताया। एम एन राय का कई बार अगर कंफ्यूज मत हो ना, इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, मानवेंद्र नाथ राय। अगर ऐसा लिख करके दे देना तो समझ जाना एम एन राय, इन्हीं को कहा जाता है मानवेंद्र नाथ राय, या एम एन राय कह दो, एक ही बात है। बाकी महात्मा गांधी और इनके बारे में अभी बताया ये मैंने। संविधान के सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से पता है कुछ? औपचारिकता दिखाई गई थी, जिसका भी मैंने नाम लिया, एम एन रॉय, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में भी पढ़ा है हमने, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आगे पढ़ते रहेंगे, और मोतीलाल नेहरू इनके पिता थे। मोतीलाल नेहरू से संबंधित एक और चीज है, कंफ्यूजन मत हो ना, पूछता है कई बार, नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी? किसने दी थी नेहरू रिपोर्ट? कंफ्यूजन में आप जवाहरलाल नेहरू टिक कराओगे, लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई ना, उसका संबंध किससे है? मोतीलाल नेहरू से, ठीक है। मोतीलाल नेहरू का एक ही योगदान आएगा इसमें, सिर्फ वो नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में, हाँ, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा। देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन में, पहली बात तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा। स्वराज शब्द का गठन नहीं कह रहा मैं, पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? इसी में ये घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में ही, कि हम 26 जनवरी को क्या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लग गए थे। स्वतंत्रता दिवस देख लेना इसको एक बार, लो स्वतंत्रता को थोड़ा वो कर देता हूं मैं फिर से। स्वतंत्रता दिवस कब से मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 से। इस आज हम क्या मानते हैं? हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? हम गणतंत्र दिवस। क्यों? क्योंकि हम उस दिन हमारा पूर्णतः संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। वैसे तो हमारा संविधान बनकर के तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, फिर 26 जनवरी को क्यों लगाया? क्योंकि हम पहले से इसको आजादी का दिवस मनाते आ रहे थे, तो इसको एक हिस्टोरिक डेट बनाने की वजह से संविधान के कुछ आर्टिकल्स को बचा करके रख लिया गया और उनको कब? 26 जनवरी 1950 को लगा दिया गया। तो इसलिए 26 जनवरी हिस्टोरिक डेट हमारी बन गई। 26 जनवरी 1930 से हम पहली बार आजादी का दिवस मनाते आ रहे थे। समझ में आ गया होगा उम्मीद है, इतना आगे भी चलेंगे। यूं तो खैर पीसीएस वगैरह के लिए और भी डीपली जाएंगे तो और भी डीपली पढ़ा दूंगा मैं डिस्क्रिप्टिव। अभी वनडे एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं वनडे एग्जाम्स के रिगार्डिंग उसी के हिसाब से देख करके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पूछता है एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं बस सिर्फ वही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के हूं, और इस सीरीज को आप देख लेंगे। इससे रिलेटेड जो मैं फैक्ट बता रहा हूं उनको भी नोट करते रहिएगा साथ के साथ में। उम्मीद है सब अच्छे करके आएंगे पेपर। देखिए संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये तो अभी पढ़ा दिया ना, ये तो अभी कर दिया। हाँ, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा जो बनाई गई थी ये कब? 1926 से 24 से मांग कर रहे थे ये कि हाँ संविधान बनने चाहिए ये, और जब अल्टीमेटली ये कह दिया गया कि अब हमारे नीड है ही संविधान सभा बनेगी, अब हमें संविधान सभा बना करके रहनी है। इसलिए क्या था कि ब्रिटिश ने ये कह दिया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड था शायद, कोई था, तो उन्होंने क्या कहा याद नहीं आ रहा, मैकडोनाल्ड थे या एटली थे। उन्होंने कहा कि भारतीयों को हम सत्ता कैसे स्थानांतरण कर दें जब भारतीयों को अपना संविधान बनाना तो आता नहीं,
तो इन्होंने तभी डिसाइड किया कि हम अपना संविधान बनाएंगे। अब संविधान बनाएंगे तो संविधान सभा भी होगी उसके लिए, तो संविधान सभा के लिए मूर्त रूप की हाँ अब संविधान सभा बननी ही है, अपना ही संविधान अपना बनाने लग गए थे। तो वो मूर्त रूप किसने दिया था? महात्मा गांधी के कहने पर। एक बात और मैं बता दूं, जब चोरी चोरा कांड हुआ था ना 6 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा में पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी, सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उसके बाद में गांधी ने सारे मूवमेंट्स बंद कर दिए थे। गांधी को 6 साल की जेल हो गई, अस्वास्थ्य के कारण इनको छोड़ दिया गया। गांधी ने फिर अपना पूरा ध्यान किस पर लगा लिया था? दलित और शोषित वर्गों के काम करने के लिए, कि अब मैं इन्हीं का काम करूंगा। आजादी का लेना देना ये भूल गए थे, ये तो बाद में दोबारा से आए हैं, और उसके बाद भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे थे, फिर एक बार ही रहे हैं शायद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। मूर्त रूप, हाँ हाँ हाँ, और ये गलत हो गया, जवाहरलाल नेहरू। गांधी के बारे में पढ़ाया तो गांधी याद आया। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप दे दिया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ही 1929 में लाहौर सेशन की इंपोर्टेंट है डेट, याद रखना। लाहौर सेशन बहुत इंपोर्टेंट है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, किसके द्वारा की गई, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को, या ये कह लो कि स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लग गए थे, झंडा भी फहराने लग गए थे। झंडा तो खैर पहली बार किसने फहराया था पता है आपको? मैडम भीकाजी कामा ने, वो पहली बार फहराया था। चलिए, थोड़ा खांसी है, तबीयत खराब है, नींद भी नहीं आ रही है, तो एडजस्ट कर लेना, 1-2 दिन में शायद ठीक हो जाएगी, पहले से रिलीफ है। पर कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? बताइए किस वर्ष में किया था? 1928 में, 1931 में, 1936 में, 1942 में, कब किया गया? बताइए। देखिए, कांग्रेस ने, यहां बात आ रही है कांग्रेस के सेशन होते थे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं, ये भी घुमा देगा कई बार। अभी पीछे पर्टिकुलर पर्सन की बता रहा था मैं। बाह्य हस्तक्षेप यानी कि हमारे ऊपर कोई बाहर का दबाव नहीं होगा, हम खुद से अपना संविधान बनाएंगे। ये कब किया गया था? 1935 का अधिनियम आया ना, जब भारत शासन अधिनियम, उसके तुरंत बाद ही इन्होंने कर दिया था। कब? 1936 में, 1 साल बाद, कि हम अपना संविधान अब बनाएंगे। ठीक है, ये फैक्ट याद कर लेना। 1935 में क्या आया था? भारत शासन अधिनियम। ऐसे याद न रहे तो अधिनियम किससे याद रखोगे आप? 1935। इसके तुरंत 1 साल बाद क्या हमने अपना संविधान बनाने के लिए कागज पत्र लेकर के बैठ गए कि अब हम बना करके हटेंगे जब तक ना बन जाएगा। ठीक है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? वयस्क, एडल्ट पर्सन होने चाहिए। कौन होगा? किसने कहा होगा कि एडल्ट पर्सन होने चाहिए? एडल्ट का मतलब है जो भी वयस्क होंगे। पहले 21 साल थे शायद, 21 से फिर घटा करके फिर 18 साल की गई थी, तो एडल्ट वोटिंग का अधिकार होगा। अब कौन कौन करेगा इसके लिए? महात्मा गांधी, वयस्क मताधिकार, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अभी मैंने चर्चा नहीं की, सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी गांधी जी से कभी पटी नहीं। गांधी जी के और सुभाष चंद्र के बीच में वैचारिक मतभेद हमेशा से चलते रहे, लेकिन आजादी वो भी चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूं। इंग्लैंड में और फ्रांस का ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो क्या हुआ कि भारत, जापान वगैरह ये एक तरफ थे, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। तो क्या हुआ कि भारत के लोग उससे इंग्लैंड में हार रही थी। इंग्लैंड ने कैप्चर कर लिए थे जर्मनी से सॉरी, तो जर्मनी ने इंग्लैंड को कैप्चर कर लिया था। फिर से समझिए कि जब वॉर चल रहा था तो जर्मनी, जापान वगैरह एक तरफ थे, इंग्लैंड एक तरफ था, तो भारतीयों ने किसकी तरफ से लड़ाई लड़ी थी? इंग्लैंड की तरफ से। अब क्या हुआ कि हिटलर ने भारतीयों को अरेस्ट कर लिया, 1 लाख लोगों को। तो यहां से भाग करके पहुंच गए कौन? सुभाष चंद्र बोस, हिटलर से मिलने के लिए। और हिटलर से कहा कि, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि ये अभी हमारी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, जर्मनी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हिटलर आप पागल हो गए हो क्या? जो कल तक दूसरे खेमे में तुमसे लड़ रहे थे, आज उनकी धारणा कैसे बदल जाएगी कि वो तुमसे लड़ेंगे, तुम्हारी एवजी लड़ लेंगे?
समझ नहीं आया, फिर से समझो। हिटलर और इंग्लैंड, जर्मनी और इंग्लैंड अपोजिट थे। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड की तरफ से जो भारतीय लड़ रहे थे ना, तो 1 लाख भारतीयों को बंदी बना लिया जर्मनी ने, हिटलर ने। अब हिटलर ने कहा कि इनको मैं प्रशिक्षित करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, और उसके बाद इन्हें इंग्लैंड के अगेंस्ट लड़ने के लिए खड़ा करूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, पागल हो तुम, ये कैसे लड़ लेंगे? कल तक तो ये उनकी तरफ से तुमसे लड़ रहे थे, आज तुम्हारी तरफ से उनसे कैसे लड़ लेंगे? एक काम करो, इन्हें आप मुझे दे दो ये जितने भी हैं। तो उन्हीं को लेकर कि आप कैसे करोगे, मैं तो डायरेक्ट नहीं दे सकता। फिर कि हमारा एक मित्र देश है जापान, जापान को दे दो। तो जापान को दे दिया गया उनको 1 लाख जो सोल्जर्स थे भारतीय, उनकी वहां पर भी ट्रेनिंग हुई। और फिर जापान में आजाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, उन 1 लाख सैनिकों को लेकर के। उनको लेकर के आगे कहा, बर्मा म्यांमार, हालांकि हिस्ट्री का टॉपिक है, मैं उसमें पढ़ाऊंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे ऐसे भी काम किया, बर्मा म्यांमार जाकर के जीता। और वल्लभ भाई पटेल, यूनिटी मैन, आप जानते ही हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑफ यूनिटी इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने भारत को एक कर दिया था, क्योंकि देशी रियासतें थी, एक्चुअली बीज बो गए थे ना वो, कौन? ब्रिटिश। उन्होंने कहा था जब आजाद कर रहे थे ना भारत को, तो उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रहे, जो भारत में शामिल होना चाहता है वो भारत में शामिल हो, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में जाए। तो अब हमारे देश में भी 3 ऐसी स्टेट्स थी, 3 छोटी जो देशी रियासतें थी, उन्होंने कह दिया कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे, एक कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद। तो हैदराबाद को तो ऑपरेशन पोलो, लेखपाल में पूछा गया था ये सवाल कि किस ऑपरेशन के थ्रू हैदराबाद रियासत को मिलाया गया। हैदराबाद के निजाम को पुलिस लाठीचार्ज की, उसको भगाया वो अपना अलग ही पाकिस्तान बना रहा था बीच देश में। तो ऑपरेशन पोलो याद रखना, उसके थ्रू हैदराबाद को मिला लिया। जनमत संग्रह करा करके जूनागढ़ को मिला लिया, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके किसको? कश्मीर को। कई बार पूछा गया है, जूनागढ़ गुजरात में है। एक्चुअली अपोजिट थे यहाँ पर केस, यहाँ पर केस के अपोजिट थे। जूनागढ़ में शासक जो था, शासक तो था मुस्लिम और जनता थी हिंदू। तो मुस्लिम जो शासक था वो तो मिलना चाह रहा था किससे? पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था, लेकिन जनता नहीं चाहती थी। तो वहां पर वोटिंग करा दी, वोटिंग कराई तो जनमत संग्रह आया कि हम भारत में रहना चाहते हैं, तो भारत में विलय हो गया जूनागढ़ का, जूनागढ़ गुजरात में। हैदराबाद में उल्टा था, वहां पर मुस्लिम जनता थी और निजाम था, तो निजाम चाहता था उसमें होना शामिल, अलग स्वतंत्र रहना चाहता था। वहां ऑपरेशन पोलो कराया, वहां से भी हटा दिया। फिर आ जाती है जम्मू कश्मीर चेंड का के, वहां के राजा थे हरि सिंह हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे नेहरू जी के काल में, आकर के उसको वैसे मिला लिया। ठीक है, 3 देशी रियासतें थी, इनको इसलिए हम क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? गुजरात में, आप जाकर के देख सकते हैं। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? एक्चुअली यहां पर ना 3 मिशन बहुत इंपोर्टेंट रखना। एक तो कौन सा? क्रिप्स मिशन भारत आया, उसके बाद वेवेल योजना आई, फिर आता है आपका कैबिनेट मिशन भी आया था, और फिर माउंटबेटन योजना आई थी। तो किसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद में आपको निर्वाचित लोग होंगे और वो क्या बनाएंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। तो ये क्रिप्स मिशन के बाद में मार्च में आया था, मार्च 1942 में, युद्ध उपरांत। तो इसी को बोला था गांधी जी ने क्या? दिवालिया चेक। ये भी याद कर लेना, इसके लिए कई बार पूछा गया है। बैक डेट का गांधी ने बोला था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले से दिवालिया हो गया है। ठीक है, कि जो आप हमें चेक दे रहे हो ना, ये क्रिप्स मिशन जो आया था, जो ये बात रख रहे हो कि ये आप हमें एक ऐसा चेक दे रहे हो, इसका तो बैंक की दिवालिया है, कहां बनाएंगे हम इसको? तो ये भी कई बार पूछा जाता है, किसको? क्रिप्स मिशन को। वेवेल योजना आई थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वेवेल, उनके उसमें वेवेल योजना आई थी। इंपोर्टेंट नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये आई और गई, इसको किसी ने स्वीकार ही नहीं किया, तो ये ऐसे ही चली गई थी। कैबिनेट मिशन 3 लोग आए थे, कौन कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, नाविक थे, मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आपको पता होगा। और माउंटबेटन योजना, इसको अंडरलाइन कर लेना रवि, इसको अंडरलाइन कर लेना, माउंटबेटन योजना। इसको 3 जून योजना भी बोलते हैं। और अभी एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के आजादी के समय पर पहला
वायसराय कौन था भारत की आजादी के समय पर? कौन था? तो माउंटबेटन था। ठीक है, और भारतीय कौन था? राजगोपालाचारी। भारतीय गवर्नर जो था उसके बाद में वो राजगोपालाचारी थे। ये तो हमें देश को आजाद करा के सौंप गए, लेकिन जब तक इलेक्शन वगैरह नहीं हुए थे तब तक सी राजगोपालाचारी रहे। चलिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? देखिए, ये तो पहले ही कट गया होगा। 1895 में गांधी जी यहाँ थे ही नहीं। गांधी जी कहाँ थे? अफ्रीका में। तो वो तो मांग करेंगे ही नहीं। वो आए कब थे? 1915 में। ऑप्शन देख करके पता चल गया। बी आर अम्बेडकर तब तक पैदा ही नहीं हुए होंगे। हुए होंगे तो छोटे मोटे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो नहीं थे, उनके द्वारा भी नहीं की गई। आते हैं जवाहरलाल नेहरू, ये भी यंग ही थे। उससे पहले तो इनके पिता ही राजनीति में थे, ये तो अभी युवा थे। ठीक है, तो कौन आते हैं? हमारे बाल गंगाधर तिलक, सबसे ज्यादा बुजुर्ग यही थे। तो इन्होंने मांग की थी 1895 में। ठीक है, संविधान सभा के गठन की सबसे पहले। अब यहां पर फंस मत जाना, मैंने संविधान सभा से रिलेटेड कई क्वेश्चंस बता दिए। संविधान सभा की पहली जो मांग की गई वो सबसे पहले तो 1895 में की गई थी। उसके बाद, और किसके द्वारा की गई? ये इनके द्वारा की गई। उनके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, मूर्त रूप दे दिया गया। हालांकि गांधी जी ने उससे पहले भी संविधान सभा की मांग की थी। तो समझ जाना, कंफ्यूज मत होना। एक से दो बार रिवाइज कर लोगे तो उम्मीद है सभी फैक्ट जितने भी हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था क्या? नहीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये था क्या? भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय और राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव ये था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव ये था? बताइए। कैबिनेट मिशन प्लान, देखिए जब कैबिनेट जो आया था ना, उसने संविधान सभा गठन करने के लिए हमें क्या सौंप दिया था कि आप अपना संविधान बना सकते हैं। 3 लोग आए थे, मैंने बता दिया, अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स वगैरह, सर पेंथेक लॉरेंस। तो वो तीनों आए थे, उन्होंने किया। तो कैबिनेट मिशन ने हमें क्या दिया था? कंफ्यूज करने के लिए मैंने क्रॉस लगाया। क्या था? संविधान सभा गठित करने का आधार जो बनाया वो कैबिनेट मिशन को ही बनाया गया था। क्लियर हो गया होगा। वीडियो लंबी तो ना हो जाएगी? कितना की हुई है? चलो कोई ना, 2-4 अभी हो। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके द्वारा गठित की गई थी भारत की संविधान सभा? साइमन आयोग का प्रस्ताव। देखिए ये तो 1927 में आया था, 1927 में। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव संविधान सभा, मैंने बताया था। इन्होंने तो ये कह दिया था कि युद्ध के उपरांत हम संविधान का गठन करने के लिए आपको बोल देंगे। माउंटबेटन योजना, ये तो भारत को 2 डोमिनियन में बांट रही थी। ठीक है, और भारत को आजादी कराने के लिए आई थी। तो कौन सा आता है राइट आंसर? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? ये बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, कानपुर, मुंबई, लाहौर और फैजपुर। देखिए लाहौर में कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, और ये बात कर रहे हैं हम 1936 की। तो 1936 में एक अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फैजपुर। ठीक है, मुंबई में क्या हुआ था? मुंबई में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब? 1885 में या 75 में? 85 में। किसके काल में की गई थी? डफरिन, लॉर्ड डफरिन थे उस समय। किसने की थी? एओ ह्यूम। ठीक है, चलिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? शायरी वायरी सुनोगे? आज मैं भी नींद इसी में ही हूं, थोड़ा सा सोया नहीं हूं। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? हमारे रवि की गर्लफ्रेंड को बहुत शायरी पसंद है, पूरे दिन शायरी सुनाता रहता है, उस पर फोन पे लगा रहेगा और शायरी सुनाता रहेगा। एक दिन तो ये सुना रहा था कि चल आ बैठ 2 बात करें। ये कह रहा था, मैंने सुना था। चल आ बैठ 2 बात करें, बहुत दिन हो गए मुलाकात करें। क्या पता कि आगे चल के कन्यादान ही करना पड़ जाएगा, इसलिए अच्छा यही है कि मुलाकात कर ले। चलो कोई नहीं, हंसी मजाक चलता रहता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे?
बेटा सबको पता है, छोटा बच्चा भी जानता है 389। लेकिन ये जब संविधान सभा पहली बन गई थी ना, तब का है। जब भारत आजाद हुआ, दो डोमिनियन में अलग अलग बट गया, तो क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे, तो मुस्लिम लीग के मेंबर अलग चले गए। अब उसके बाद में संविधान सभा के अलग अलग मेंबर हो जाएंगे, उनको एक बार पढ़ेंगे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था, निश्चित हुआ। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश प्रांत जानते हो, पता है ब्रिटिश प्रांत? नहीं पता? ऐसा है, मैं बताऊंगा, देखिए समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये कुछ कुछ भारत है, ठीक है। तो जहां जैसे मुंबई है, मुंबई में कौन अंग्रेज शासन कर रहे थे? ब्रिटिश मुंबई में कर रहे थे, मद्रास में कर रहे थे, बंगाल में कर रहे थे, उत्तर प्रांत में कर रहे थे, संयुक्त उत्तर प्रांत में कर रहे थे, और जहां जहां पर अवध वगैरह में, उसमें जहां जहां ये ब्रिटिश कर रहे थे ना, तो उसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत, जहां पर ब्रिटिश शासन था। बाकी में कौन कर रहे थे? लोकल देसी राजा कर रहे थे। जैसे आपने सुना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम? ना सुना? कैबिनेट मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सिंधिया थे ग्वालियर के, ठीक है, और होलकर थे इंदौर के, तो वो देसी राजा थे। आपने सुना होगा ये बाद में छोटे मोटे राजा जितने रहे जूनागढ़ वगैरह के, वो तो उनको बोलते हैं बेटा देसी रियासत है। तो उनके 93 प्रतिनिधि होंगे, ये बात सही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र थे, जहां पर डायरेक्ट कौन वायसराय रूल कर, उसके 4 थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी, ठीक है। राइट आंसर हमारा ये। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए थे? निर्वाचित कहते हैं इलेक्टेड, चुनकर के आए थे 208। कांग्रेस के 208 थे, क्योंकि कांग्रेस एक संविधान सभा थी, तो कांग्रेस के 208 थे। संविधान बनाने में मेजर प्रायोरिटी इन्हीं लोगों की थी, कांग्रेस की। और बाकी कैसे थे? जो कुछ निर्दलीय आए थे, 15 महिलाएं भी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। और एक ऐसी महिला का नाम बताओ जो मिनिस्टर भी रही, कौन थी? बताइए। लाइट वाइट ऑन ना कर रखी है? हाँ, वीडियो वगैरह बेकार ही आई कभी। अब जब वीडियो खत्म होने को है तब अब आई है ना लाइट। हमारे लिए लाइट ही ना, हमारे बच्चे ऐसी देखते रहेंगे। हाँ कोई ना। राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है वो। और एक और मैं बताता हूं, एक मुस्लिम महिला भी थी, कौन थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल, नाम नोट कर लो। बेगम एजाज रसूल, हरदोई के पास में पड़ता है संडीला। संडीला यूपी में, वहां से चुन करके आई थी बेगम एजाज रसूल, एक मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में थी। और कुल कितनी महिलाएं थी? 15। याद रखोगे ना? पक्का? भूले तो ना, भूल मत जाना। 15 टोटल महिला थी। मुस्लिम महिला पूछे, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र महिला जो मंत्री भी बनी बाद में, कौन? राजकुमारी अमृत कौर। और ये कहां से थी बेगम एजाज रसूल? संडीला से। ये फैक्ट याद हो जाने चाहिए। कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि आए थे निर्वाचित होकर के? 208। बाकी के वैसे थे, अलग अलग दलों के थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? अब कहते हैं पुनर्गठन। देखिए हम स्वतंत्र हो गए कब? कब हो गए थे? 15 अगस्त 1947 को। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक जो बनी ना, वो 9 दिसंबर 1946 को बनी। पहली बैठक संविधान सभा की ये हुई थी, याद रख लेना ये फैक्ट। इसमें अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। स्थायी अध्यक्ष फिर बना दिया 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद। किसको? जवाहरलाल नेहरू को, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष उनको बनाया था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और 13 अगस्त को, ये डेट सीक्वेंस वाइज याद कर लेना। हाँ 13 दिसंबर, अगस्त बोल रहा हूं मैं। इस पर 13 दिसंबर को क्या हुआ था? पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया कि संविधान का उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो प्रस्तावना है ना हमारी, वो 13 दिसंबर को पहली बार,
ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष इसमें बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी सदस्य कौन बन गए थे 11 को राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर को। तो ये फैक्ट याद रख लोगे। अच्छा, अब क्या था, ये तो अभी तक हम आजाद को ही हुए थे। आजाद कब हुए हम, कब हुए हम आजाद, पता होगा आपको। 15 अगस्त 1947 को। अब चूंकि पहले के टोटल मेंबर्स थे 208 तो कांग्रेस के हो गए, बाकी मुस्लिम लीग के हो गए, कुछ निर्दलीय हो गए, वो चुन करके बैठे थे 292 में। अब जब ये हो गए, दो डोमिनियन प्रांत बन गए, भारत और पाकिस्तान। अब जो सीटें थी वो भी तो सीटें चली गई जो मुस्लिम लीग से जीत कर आए थे, तो भारत के कितने बच गए, पुनर्गठन, मतलब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। अब संविधान का जो निर्माण हमारे यहाँ के करेंगे, अब भारत का जो संविधान करेंगे, उसमें कितने सदस्य हो गए थे अब, तो उसमें बेटा 299, 289 मत कर देना, 389 थे वो, 299 लोग हो गए थे। ठीक है, याद कर लेना। संविधान सभा पुनर्गठित, पुनर्गठित संविधान सभा की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, देखिए पहले तो टोटल जब तक पुनर्गठित नहीं हुई थी तब तक देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तब तक देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, कितने थे, अरे 92 देशी रियासतों के, 200 कितने, 93 थे, 93 सॉरी, 292 तो क्या थे, ब्रिटिश प्रांतों के लिए थे, 93 क्या थे, देशी प्रांतों के लिए, देशी रियासतों के लिए, 92 ब्रिटिश, ठीक है, और 4 कमिश्नरी थे। ठीक है, तब ये मिलकर के कितना बैठता है, 389। ठीक है, अब इसमें से मुस्लिम लीग भी थी, अब मुस्लिम लीग हाथ झाड़ करके चली गई क्योंकि बंटवारा हो गया, तो अब कितने बचे देशी रियासतों के इन 93 में से, तो आपका राइट आंसर आएगा 70। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ फिर से समझो। टोटल 292 ब्रिटिश रियासतों के थे, 93 देशी रियासतों के थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। ठीक है, अब इनमें से जब मुस्लिम लीग अपना चली गई, देश का बंटवारा हो गया, उसके बाद में पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का। जब पुनर्गठन हुआ तो देशी रियासतों के कुछ लोग उधर भी तो गए पाकिस्तान में, तो उनमें से फिर कितने बचे थे, तो 70 लोग बचे थे। क्लियर हो गया ना। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, अभी तो कितने थे, 293 थे, 293 थे, अब कितने बचे, 229। ठीक है, क्योंकि उधर की तरफ भी चले गए। नहीं आया समझ में, बाकी के ऑप्शन अपने आप ही कट जाएंगे, ये तो संख्या ही, ये तो कांग्रेस जो जीती थी वो। अच्छा, एक ऐसे बताओ जो संविधान सभा के लिए जीते तो थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, पर उन्होंने छोड़ दी थी बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे से लड़े थे वो, फिर दोबारा जीते। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान, अच्छा गांधी के लिए भी आता है क्या, गांधी संविधान सभा के थे, गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था संविधान सभा में कभी, उस पर राइट टिक कराओ। ठीक है, संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, आज के टाइम में कितना है, 20 लाख पर एक प्रतिनिधि। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं। लेकिन 20 लाख से कई बार संख्या ज्यादा भी है। अभी दिल्ली में चले जाओ, कितनी सीटें हैं टोटल लोकसभा की, 7 सीटें हैं, और दिल्ली में जनसंख्या कितनी है, 3-4 करोड़ तो होगी, तो लगा लो कितने बैठे हैं, ज्यादा है ना। लेकिन 2026 तक के लिए वो मानक रखा गया, 2026 में पुनर्गठन होगा, सीमा निर्धारण होगा फिर से, और फिर उन सीटों को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो जनसंख्या के आधार पर रखना है। तो उस टाइम पर कितने थे, 10 लाख पर एक व्यक्ति आना था, प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति था। क्लियर है ना, उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। 8 लाख नहीं है, 12 लाख नहीं है, 15 लाख नहीं है, 10 लाख पर। अब के टाइम में तो शायद 30 लाख पहुंच रहा हो, क्योंकि 150 करोड़ जनसंख्या हो रही है, और सीटें कितनी है लोकसभा में, 550, पहले 552 थी, 550 से 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए, तो देख लेना वो। संविधान सभा के सदस्यों की निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, क्या मतलब, फिर से सुनो, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से, सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए, ये तो आना ही नहीं, इनमें से दो कोई नहीं। किसने किया, देखिए संघीय व्यवस्थापिका, संघीय तो आया ही नहीं था तब तक, संघ तो कब बना, जब हमारा संविधान लागू हो गया, संघ बन गया।
संघीय व्यवस्थापिका तो कुछ चलेगी नहीं, तो क्या आएगा हमारा राइट आंसर? प्रांतों की विधानसभाओं में, प्रांतों से चुन करके आए थे वो लोग, संविधान सभा के जितने भी थे। ठीक है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? आई होप शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद है अभी तक जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको फंसने ही फंसने हैं, पक्का फंसेंगे, आप सुन लेना। संविधान सभा में किस प्रांत के सबसे का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? देखिए, बंगाल नहीं, चेन्नई नहीं, मुंबई नहीं, संयुक्त प्रांत, हाँ ये है संयुक्त प्रांत। आज का उत्तर प्रदेश है ना, इसका पुराना नाम संयुक्त प्रांत ही था, उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ये पहले उत्तराखंड तक लगता था। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप 1 से 2 बार देखना, आपके जितने भी फैक्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहने वाला। और वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1 से 2 बार रिवाइज करना, नोट डाउन कर लेना जितना भी मैंने ओरल पे बोला है ना, जो फैक्ट बताए हैं। आज मैं फैक्ट लेकर के आया हूँ, अभी डिस्क्रिप्टिव नहीं, पीसीएस लेवल का अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो उसी के हिसाब से मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ, और पसंद किया होगा। आप देखेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, लास्ट तक देखना। धन्यवाद, आप क्लास में बने रहे उसके लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।